हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। चलिए अभी हम करने वाले हैं स्टार्ट अपना ओटी का नेक्स्ट लेक्चर। जैसे कि हमने ओटी स्टार्ट किया था, अभी सबसे पहले आप लोग निकाल लीजिए लेक्चर नंबर 1 के जो नोट्स थे, उसमें एक टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप बिहेवियर, जो हमारा पेंडिंग था। आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, जिसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दूंगी। इफ यू वांट टू डाउनलोड इट, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो निकालो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप बिहेवियर। ये लास्ट टॉपिक आई थिंक उसमें से बचा हुआ है, इस वाले नोट्स में से। अ ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज टू और मोर इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल। सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, ग्रुप का मतलब ही क्या है? ग्रुप का मतलब क्या है? मोर देन वन इंडिविजुअल। मोर देन वन इंडिविजुअल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं एंड इंटरडिपेंडेंट है, आपस में वो डिपेंडेंट भी है। जो कि इकट्ठे क्यों हुए हैं? ताकि वो एक अचीव कर सके, पर्टिकुलर पर्पस अचीव कर सके। क्या अचीव कर सके? पर्टिकुलर पर्पस अचीव कर सकते। तो क्या कह रहे हैं ये? तो सबसे पहले तो एक ग्रुप को डिफाइन करा है। हमारा टॉपिक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज ए ग्रुप बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रुप की तरह बिहेव करती है। तो पहले जब हमें यही नहीं पता होगा व्हाट इज द ग्रुप, देन हाउ कैन वी रिलेट द ग्रुप टू एन ऑर्गेनाइजेशन? यू गेटिंग माय पॉइंट ना? तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द ग्रुप। तो ग्रुप को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रुप कैन बी डिफाइंड एज टू और मोर इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल। दो या दो से ज्यादा लोग आपस में इकट्ठे हो रहे हैं ड्यू टू अचीव सम पर्टिकुलर पर्पस। कोई पर्टिकुलर पर्पस अचीव करने के लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन, अब हम इसको रिलेट करें ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन इज ए कॉम्पोजिशन ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन भी तो ग्रुप ऑफ पीपल से बना है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, गोल है, विजन है, उसको फुलफिल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट वो क्या कह रहा है? सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है कि उसके ग्रुप के लोग कैसे बिहेव कर रहे थे। एक बात बताओ, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जा रहे हो, वहां सारा दिन लोग आपस में झगड़ा ही करे जा रहे हैं, क्या वहां स्मूथली काम हो पाएगा? क्या डेली टारगेट्स अचीव हो पाएंगे? नहीं, लड़ाई चलती रहेगी आपस में। तो क्या कह रहे हैं? जो ग्रुप के पीपल का बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ग्रुप के पीपल का जो बिहेवियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने सक्सेसफुल साबित होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है? इंडिविजुअल, ग्रुप एंड स्ट्रक्चर आर द बेसिस ऑफ द ग्रुप बिहेवियर। इंडिविजुअल, ग्रुप एंड जो ग्रुप का स्ट्रक्चर आपने बनाया है, दैट इज द बेस। एक बात बताओ, आपने प्रोडक्शन वाले के साथ मार्केटिंग वाले को बिठा दिया, दोनों, वो कह रहा है मुझे प्रोड्यूस करना है, वो कह रहा है मुझे मार्केटिंग करनी है, चुप हो जाओ, वो कह रहा है तुम चुप कर जाओ, तो क्या होगा? आपने ग्रुप का स्ट्रक्चर ही सही से नहीं बनाया। तो स्ट्रक्चर ही सही से नहीं बनाया तो आपस में उनका बिहेवियर कैसे सही होगा? तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है, प्रॉपर एक प्लेस डिसाइड करना है, सो दैट क्या होगा? उनका बिहेवियर जो बेसिस है वो सही हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज द relationship on a person to person level and subordinate to subordinate as well as with the superior। ऑब्वियस सी बात है, जब एक ग्रुप बनता है तो एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है। जब एक ग्रुप बनता है तो क्या होता है? रिलेशनशिप स्टेब्लिश होता है। किस किस के बीच में? पर्सन टू पर्सन लेवल पे भी होता है। आप अपने आप एंड एज एन इंडिविजुअल भी किसी से कनेक्ट करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और आप सबॉर्डिनेट, मान लो, हो सकता है आप वैसे कनेक्ट ना करते हो बट आप सेम लेवल पे हो, नीचे सबॉर्डिनेट से कनेक्ट कर रहे हो, आपस में आप कनेक्ट कर रहे हो। या फिर ये हो सकता है आपको रिपोर्ट करनी है अपने हायर अथॉरिटी को, आप हायर अथॉरिटी से कनेक्ट कर रहे हो। तो बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं कि आप ग्रुप में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, किस किस के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन डेवलपिंग द प्रॉपर बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप। देखो सिंपल सी बात है, एक तो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन माना क्या? जो आपने अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको ये काम दे दिया गया, आपने उसको रिपोर्ट करना है, ये पर्सन आके आपको रिपोर्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड अ फॉर्मल इंफॉर्मेशन, जो कि आपको एक स्ट्रक्चर के हिसाब से बिहेव करना पड़ता है। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन क्या हुआ?
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, आप लंच टाइम में बैठे थे, आपको कोई बंदा पसंद आ गया, आपको लग रहा है मेरी इसके साथ वाइब मैच हो रही है, तो आप जाके उससे बात कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल और इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप पर्सनल टॉक्स कर रहे हो। आप हायरार्की अपना ऑफिस टॉक्स नहीं कर रहे हो, आप पर्सनल लेवल पे शेयरिंग कर रहे हो। तो क्या कह रहा है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन डेवलपिंग द प्रॉपर बिहेवियर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप का बिहेवियर कैसा रहेगा वो फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाएगा, तो इसलिए मैं एक बार करवा रही हूँ, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोगों को समझ नहीं आएगा, बट माय सिंगल मोटिव इज कि आप जब मेरे थ्रू पढ़ो तो एटलीस्ट आपको माइंड में चीजें रिकॉल होनी स्टार्ट हो जाए। आप एक बार कर चुके हो ना रिवाइज, तो एक बार आपको अच्छे से आना स्टार्ट हो जाए। देखो, ग्रुप बिहेवियर हैज गिवन बर्थ टू द टीम वर्क। जब ग्रुप बनेंगे तभी तो टीम वर्क आएगा ना। जब एक ग्रुप में आपको स्टेब्लिश ही नहीं किया तो टीम कैसे बनेगी? तो पहले ग्रुप बनाया जिसकी वजह से टीम वर्क बढ़ा, which has been accepted as most effective form of the organization, जिसको most effective form of organization भी बोला गया है। टीम स्पिरिट, टीम परफॉर्मेंस, टीम रिवॉर्ड्स, टीम मोटिवेशन हैव बीन अचीव्ड। ये सब चीजों को अचीव करा गया है इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है जब आप एज ए टीम काम करते हो, एज ए ग्रुप काम करते हो, तो हायर लेवल ऑफ टारगेट्स अचीव कर पाते हो। तो ये उसी की बात कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव मोर इफेक्टिव बिहेवियर। जो ग्रुप होता है उसका बिहेवियर ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब आप बहुत सारे लोग आपस में कुछ कर रहे हैं तो वो चीज इन्फ्लुएंस्ड होती है। अगर आप सिंगल इंडिविजुअल जाके किसी चीज को अप्रोच कर रहे हो तो आपका इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा जितना आप एज एन ग्रुप में जाके कर रहे हो। दे कैन अचीव समथिंग मोर टुगेदर दैट दे कैन अचीव इंडिविजुअली। ये बात तो आपने देखी सुनी होगी हमेशा कि आप ग्रुप में ज्यादा अचीव करते हो रादर देन इंडिविजुअली, क्योंकि इंडिविजुअली आप इतना ग्रो नहीं कर पाओगे। जब आप ग्रुप होगा तो बहुत सारे लोगों के माइंड लगे होंगे उसमें, बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स होंगे, बहुत सारे लोगों के आइडियाज होंगे, जिसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगी। ये फिनिश हो गया हमारा ग्रुप वाला टॉपिक। इट वॉज द लास्ट टॉपिक इस पीडीएफ का। जिसको प्रॉब्लम हो रही है मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ में से सारे टॉपिक अर्लियर हो चुके हैं। एक मैंने फीचर्स का टॉपिक किसी और लेक्चर में करवाया है, आई थिंक सेकंड और थर्ड में, एक बार आप चेक कर लेना। उसके बाद जो एक टॉपिक बचा हुआ था ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुप बिहेवियर, वो मैंने इस फोर्थ लेक्चर में आपको कवर करवा दिया है। अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। ये चैप्टर आप खुद से भी करोगे तो आपको हो जाएगा, आई नो, बट कुछ अगर फ्रेशर्स पढ़ रहे हैं तो दे मस्ट बी हैविंग कि हाँ एटलीस्ट कोई करवाए तो थोड़ा बहुत समझ आ जाए, है ना। तो मैं इसलिए करवा रही हूँ। ये तो आप खुद भी कर सकते हो, इजी टॉपिक है। आगे डिफिकल्ट आएंगे, मैं सब करवाऊंगी, डोंट वरी। तो बट मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए, जिसका हुआ है रिवाइज हो जाए एंड आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, है ना। देखो, नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट आर कंपोज्ड ऑफ द फोर्सेस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट किस चीज से मिलके बना है? कुछ ऐसे फोर्सेस से मिलके बना है और इंस्टीट्यूशन से मिलके बना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के सराउंडिंग में है। हमारे आसपास कुछ फोर्सेस हैं, उन चीजों को मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट बनता है। दैट अफेक्ट, वो एनवायरनमेंट क्या करता है? वो एनवायरनमेंट क्या करता है? हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, हमारे ऑपरेशंस को अफेक्ट करता है एंड हमारे रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है। सिंपल सी बात है, आपके आसपास क्या चल रहा है, आप कितना काम कर पाओगे, वो उस चीज से इफेक्ट होता है। आपके आसपास लड़ाई चल रही है, अपना काम छोड़ के लड़ाइयां देख रहे हो बाहर, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि आप इतने अच्छे से काम नहीं कर पाओगे फोकस्ड वे में। तो आपका एनवायरनमेंट जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे, आपके ऑपरेशंस पे एंड आपके रिसोर्सेज को अफेक्ट करता है। कुछ चीजें मैं रिपीट करती हूँ तो उनको प्लीज मार्क कर लीजिए, कर लिया कीजिए, सो दैट आप लोगों को पता चल जाए कीवर्ड्स क्या हैं। इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स, वो क्या कह रहा है? इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये उन एलिमेंट्स को भी काउंट करता है अपने सराउंडिंग्स में जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, और एनवायरनमेंट को
एक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट डालेंगी। इंटरनल तो नहीं है तो आउटसाइड, बट कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को वो इम्पैक्ट कर रही हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट में आ जाएगा। सिंपल हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट क्या है। ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट क्या है? फोर्सेस, कुछ ऐसे सराउंडिंग्स जो कि हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डाल रही है, जो कि हमारे ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट डाल रही है, एंड जो कि हमारे रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट डाल रही है। तो इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स दैट एक्सिस्ट आउटसाइड। कुछ ऐसे एलिमेंट्स अगर हैं हमारे इनसाइड तो नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के, हैं तो बाहरी, जैसे गवर्नमेंट की रेगुलेशन है तो आउटसाइड, बट हमारे काम पे इम्पैक्ट डाल रही है क्योंकि हमें उसको कंसिडर करके काम करना पड़ेगा, तो वो भी हमारे एनवायरमेंट में इंक्लूड हो जाती हैं। चलो इसके बाद देखते हैं क्या है। एसपी रॉबिन्स की जो डेफिनेशन है देखते हैं वो क्या कहती है। एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट जो है इट रिप्रेजेंट्स एनीथिंग आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड है। इट इज कंपोज्ड ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन, ये वो इंस्टीट्यूशन है जो हमारे परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट डालते हैं, जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा कंट्रोल भी नहीं है। देखो जिसके ऊपर कंट्रोल है वो तो ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट कर सकती है, बट जिस चीज के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है बट स्टिल वो हमें इम्पैक्ट डाल रहा है, उसको हम एनवायरमेंट में कंसीडर करते हैं, है ना। चलो To manage the organization effectively, managers need to understand the environment properly। ये क्या कह रहा है? ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं गए, मान लो आपने कहीं जॉब ट्राई करी, आप गए, आपने समझा ही नहीं यहाँ पे क्या काम है, कैसा एनवायरमेंट है, लोग हेल्पफुल हैं या सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, आपने समझा ही नहीं, आप काम कैसे कर पाओगे। तो वो कह रहा है जब तक आपने अपने एनवायरमेंट को प्रॉपरली नहीं जाना तब तक आप अपने काम को इफेक्टिवली कंप्लीट नहीं कर पाओगे। स्कॉलर्स ने क्या किया है, एनवायरमेंट फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड करा है, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। थेरेटिकली जो हम एनवायरमेंट के फोर्सेस पढ़ने वाले हैं, मतलब जो एनवायरमेंट के फोर्सेस हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं, एक हो गया जनरल, एक हो गया स्पेसिफिक। जनरल और स्पेसिफिक एनवायरमेंट। स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक टास्क पे इंपैक्ट डालता है, जनरल मतलब जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट डाल रहा है। मान लो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए तो सबके ऊपर बनाए ना, हो सकता है सप्लायर की वजह से कुछ इशू आ रहा है तो सिर्फ एक सप्लाई वाली परचेज वाले टास्क पे वो इंपैक्ट डालेगा। तो स्पेसिफिक एनवायरमेंट क्या हुआ, जो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी स्पेसिफिक टास्क पे इंपैक्ट डाल रहा है। बट जनरल एनवायरमेंट क्या हुआ, जो अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड द जनरल एनवायरमेंट। चलो जनरल एनवायरमेंट देखते हैं क्या है। सॉरी, general environment includes the broad economic, political, legal, socio-cultural, demographic, technological that affect the organization। मतलब ऐसी वो चीजें जो बाहर के चीजों में हैं और अल्टीमेटली पूरी तरह से इंपैक्ट डाले। देखो एक बात बताओ, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल कुछ चेंज हुआ है तो क्या सिर्फ परचेज पे, सेल पे, सिर्फ इन पे इंपैक्ट डालेगा? नहीं, पॉलिटिकली कुछ चेंज हुआ है, कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, कोई पार्टी चेंज हुई, अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट होगी उससे। तो ऐसी कुछ चीजें जो पूरे एनवायरमेंट को इंपैक्ट करेंगी, दैट इज कॉल्ड द जनरल एनवायरमेंट। बट कोई एक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज में एक स्पेसिफिक टास्क को इंपैक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक एनवायरमेंट। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्सेज। क्या है ये? इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर्सेज आउटसाइड द कंपनी। ये वो फोर्सेज हैं जो हैं तो कंपनी के आउटसाइड, दैट कैन इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। एक बात बताओ, गवर्नमेंट चेंज हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो रही है, क्या वो हमारे हाथ में है? नहीं, वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। बट अगर कल को गवर्नमेंट ने चेंज होकर रूल्स बदल दिए सारे के सारे, जैसे सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी आ गया, सब चेंज कर दिया, तो अल्टीमेटली वो हम पे इंपैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा? वो डालेगा। ये वो फोर्सेस हैं जो आउटसाइड तो कंपनी है बट कंपनी की परफॉर्मेंस को वो इंपैक्ट कर सकते हैं। जहां जहां मैं कंपनी बोलती हूँ प्लीज रेफर इट एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट को वो इंपैक्ट डालते हैं। ऑल्दो these external factors do not affect the organization to the extent changes in their environment। वो कह रहा है
हो सकता है जितना ज्यादा एनवायरमेंट में चेंज हुआ उतना ज्यादा इम्पैक्ट ना हो आप पे। पूरी गवर्नमेंट चेंज होने से कितना चेंज हुआ होगा, बट हम पे तो सिर्फ उतना चेंज आया है जितना सर्विस टैक्स के बदले जीएसटी आ गया। वैसे इंटरनली तो कितना उन्होंने चेंज किया होगा, गवर्नमेंट ने आगे कितना कुछ चेंज करा होगा, अंदर के रूल्स रेगुलेशंस बहुत कुछ चेंज किया होगा। तो वो ये चीजें कह रहा है कि हो सकता है नॉर्मली इतना चेंज आपके ऊपर ना पड़े जितना कि एनवायरमेंट में पड़ रहा है, बट स्टिल वो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो वो जनरल एनवायरमेंट है। मैं जो चीजें आपको रिपीट कर रही हूँ इट मीन्स वो इम्पोर्टेंट है। जो चीज मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ इट मीन्स वो इम्पोर्टेंट है। तो वो अगर आप अपने नोट्स में लिखोगे तो वो आपके आंसर्स को अच्छा वेटेज देगा। चलिए, इट्स नोट कि आपको जस्ट इसमें से रीड आउट करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, मैनेजर मस्ट कंसीडर देम एज द प्लान ऑर्गेनाइज लीड कंट्रोल मैनेजर्स कैन यूज एन इंपॉर्टेंट टूल टू नो द पेस्टल। सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन जनरल एनवायरनमेंट हमें क्या क्या चीजें इंपैक्ट कर सकती हैं। पेस्टल आपने पढ़ा भी होगा बहुत जगह, हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी बहुत पढ़ा हुआ है पेस्टल वर्ड। तो पेस्टल वर्ड में सबसे पहले कौन सा एनवायरनमेंट आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमारे ऊपर कैसे इंपैक्ट डालता है, चलो देखें। इट प्रोवाइड्स द लीगल फ्रेमवर्क, जो पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो अपने हिसाब से लॉज बनाएगी, तो वो क्या प्रोवाइड करेगी, हमें लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगी, जिसके बीच में तो बिजनेस को फंक्शन करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई, हम कहेंगे हमें क्या मतलब, कुछ भी आता रहे, हम तो अपना काम कर रहे हैं। बट पॉलिटिकल पार्टी ने जो लीगल फ्रेमवर्क चेंज कर दिया वो तो आपके ऊपर इंपैक्ट डालेगा ना। पॉलिटिकल पार्टी ने 100 और चीजें चेंज करी हो, उतना आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, बट जितना आपसे रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड है उस पे आपका इंपैक्ट आने वाला है। दिस कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, टैक्स पॉलिसीज, चेंजेस इन द टैरिफ, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ये आप यहाँ हो सकता है आपको पहले कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, आप कहीं भी ट्रेड कर सकते, गवर्नमेंट ने आके टैरिफ जोन बना दिया, आप इस जोन में ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। टैरिफ मतलब जो ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, गवर्नमेंट से कोई इम्पैक्ट नहीं आपको, बट गवर्नमेंट ने जो रूल बना दिया वो तो अल्टीमेटली आपके ऊपर इफेक्ट कर रहा है ना। तो ये उसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या कहता है, इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम में बी कैरेक्टराइज्ड एज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। आपने पढ़ा होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जिसमें सब प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, जनरली प्राइवेट सेक्टर्स में होती है सारे कंट्रोल। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, जब आप एज एन सोसाइटी के वे में काम कर रहे हो। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, कुछ पार्ट कैपिटलिस्ट हैं, कुछ पार्ट सोशलिस्ट हैं। इंडियन इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट, इसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे, इकोनॉमी को क्या क्या इंपैक्ट डाल सकता है, इन्फ्लेशन रेट, जनरल ग्रोथ रेट, जीडीपी, इकोनॉमिक जनरल ग्रोथ, डाउनफॉल। तो ये सब चीजें आपको इकोनॉमिकली इफेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद आता है सोशल कल्चरल फैक्टर। कौन से फैक्टर आते हैं, सोशल कल्चरल फैक्टर। सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आएगा, कास्ट, स्ट्रक्चर, मोबिलिटी ऑफ द लेबर, कस्टम, कल्चरल हेरिटेज, 2-3 नाम याद कर लेना बस। ऑल दीज हैविंग बियरिंग ऑन ए बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, आप मान लो आप बैठे हो, क्या कहते हैं, आप बैठे हो साउथ में, आप नॉर्थ इंडियन फूड बेच रहे हो, आपने देखा ही नहीं यहाँ का कल्चर कैसा है ना। वहां चाहिए डोसा, आप बेच रहे हो वहां जाके कुलचे, वहां चाहिए डोसा, आप वहां जाके बेच रहे हो छोले भटूरे। तो क्या हुआ, एज अ सोसाइटी कल्चर, वहां का कल्चर कैसा है, हेरिटेज कैसा है, कैसे वहां का लोगों का लाइफ स्टाइल है, उस हिसाब से आपको डील करना पड़ता है। तो इट इज कॉल्ड अ सोशियोलॉजिकल फैक्टर। उसके बाद आता है कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर बोले तो इट रेफर्स टू एटीट्यूड, बिलीव। कल्चर का मतलब क्या है, एटीट्यूड। कोई मान लो किसी एक गांव का कल्चर है गर्ल्स की 18 में मैरिज हो जाए, अब वहां कोई 30 अनमैरिड गर्ल पहुंच गई, वो तो करेंगे ओहो ऐसा है, तो आपको कल्चर देखना पड़ता है, कल्चर के हिसाब से बिहेव करना पड़ता है ना। तो ये चीजें आपको इम्पैक्ट डालती हैं। एंड वैल्यू दोज मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी दैट शेयर इन कॉमन। उसके बाद आता है पीईएस, हमने पढ़ लिया टी। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल डोमेन। टेक्नोलॉजिकल डोमेन क्या है,
टेक्नोलॉजी के चेंज होने से आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले इनकम टैक्स की रिटर्न्स कैसे फाइल होती थी, 13-14 तक आई थिंक, कैसे फाइल होती थी, आपको पेपर भर के आगे सबमिट करवा के आना पड़ता था डिपार्टमेंट में, बट अब क्या है, सब कुछ ऑनलाइन है। तो टेक्नोलॉजी का आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब सीएस जो फॉर्म से उनके ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ा ना, उनको क्या करना पड़ा, हैंड वर्क से शिफ्टिंग करना पड़ा सिस्टम बेस्ड वर्क पे। तो क्या कह रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स सच एज इंक्रीज इन ऑटोमेशन। कितना ज्यादा ऑटोमेशन आ गया, पहले आपको जाके ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था, अब आप घर से जोमेटो स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो। चेंजेस इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेट, सर्विस इंडस्ट्री डिलीवरी एडवांसमेंट। सिंपल सी बात है, जो टेक्नोलॉजी ने चीजें रिप्लेस कर दी, वो चीजें आप पे कितनी इंपैक्ट कर रही हैं, वो भी आपके जनरल एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। क्योंकि मान लो, हो सकता है सेल आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको परचेज भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। क्या जो टेक्नोलॉजी ने सिर्फ एक टास्क पे इंपैक्ट डाला, नहीं, टेक्नोलॉजी ने इंपैक्ट डाला अल्टीमेटली पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या कहते हैं, दिस कंपोनेंट इंक्लूड्स फैक्टर, जैसे कि आप कितना पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हो, नेचुरल डिजास्टर, ये सब चीजें एनवायरमेंट वाली हम ले लेंगे। वेदर के पैटर्न क्या है ना, मान लो यहाँ पे रेनी वेदर है आपके यहाँ पे, तो आपको समझ में आ जाएगा एटलीस्ट मैं अम्ब्रेला का बिजनेस कर सकता हूँ अच्छे से। बट जहां पे है ना, जहां पे 24/7 जहां पे क्या है, सिर्फ धूप, यहाँ पे ठंड ही ठंड है, आप कहोगे वहां बारिश भी नहीं होती, तो मैं अम्ब्रेला का बिजनेस कैसे करूं। तो आपको एनवायरमेंटल फैक्टर भी जज करने पड़ते हैं, सो दैट आपकी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड स्मूथली रन कर सके। उसके बाद आता है लीगल एनवायरमेंट, लॉज रेगुलेशंस क्या हैं, ये सब आप एक बार रीड कर लेना, इजी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक सेकेंड प्लीज। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक और टास्क एनवायरनमेंट, मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, अभी हम वो पढ़ते हैं कि वो कैसा एनवायरनमेंट है जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बोलेंगे, जो कि सिर्फ एक एक्टिविटी पे इंपैक्ट डालेगा। चलिए करें स्टार्ट। देखो, स्पेसिफिक और टास्क एनवायरनमेंट क्या होगा, स्पेसिफिक और टास्क एनवायरनमेंट वो होगा जिसका डायरेक्ट किसी एक एलिमेंट पे इफेक्ट होगा, जिसका डायरेक्ट किसी एक एलिमेंट पे इफेक्ट होगा, मतलब या सप्लायर या परचेजर या सेलर या कॉम्पिटिटर या फिर गवर्नमेंट, किसी एक चीज पे इंपैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक और टास्क एनवायरनमेंट, such as shareholder, supplier, labor, organization, customer, regulating agencies, business association. These are the immediate external forces. Immediate, हमारे थोड़े दूर नहीं, हमारे बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के इमीडिएट जो लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक पे इंपैक्ट आएगा, तो हम बोलेंगे स्पेसिफिक और टास्क एनवायरनमेंट, विच हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। आपके पास एक सप्लायर था, जो अकेला सप्लायर था, आपको माल बेचता था, तब वो सप्लायर ने कहा मैं आपको सप्लाई नहीं करूंगा, तो अल्टीमेटली डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ ना आपके ऊपर, डायरेक्ट उस एक्टिविटी में इंपैक्ट हो गया और उसकी मैनेजमेंट पे इंपैक्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कस्टमर एंड क्लाइंट का क्या इंपैक्ट है। देखो, customer and clients of an organization refers to those individual
दैट परचेज इज प्रोडक्ट और सर्विसेज। कस्टमर और क्लाइंट कौन हुआ? जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स या सर्विसेज को परचेज करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही करती है ताकि अपनी कस्टमर की नीड्स को पूरा कर पाए। दे अर्न लार्ज सम ऑफ प्रॉफिट बट द कस्टमर प्रोसेस पोटेंशियली अनसर्टेनिटी टू एन ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर आपके पास रहेगा, नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म रहेगा, दैट इज कंप्लीटली अनसर्टेन। आप किसी भी चीज को एक्यूरेटली आप उसको क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ देयर चेंजिंग टेस्ट, प्रेफरेंस एंड लाइफस्टाइल। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट जो है हमारे पास टास्क एनवायरमेंट हो गया, स्पेसिफिक एनवायरमेंट हो गया। क्योंकि कस्टमर आपके पास कितना टाइम रुकेगा, उसका टेस्ट आपसे कब तक मैच होगा, उसकी प्रेफरेंसेस आपके प्रोडक्ट से कब तक मैच होंगी। हो सकता है आप सिर्फ मारुति 700 बना रहे थे, चलो ठीक है मारुति 700 बना रहे थे, अब कस्टमर की इनकम ज्यादा होगी, उसको तो भाई कोई बड़ी लग्जरी गाड़ी चाहिए, वो कह रहा है मुझे तो इंपोर्ट करनी है, इंडियन गाड़ी चाहिए ही नहीं है। तो क्या होगा, ये मारुति 700 उसको चाहिए ही नहीं है, मुझे तो कोई लग्जरी गाड़ी चाहिए, कुछ आजकल की जो न्यू गाड़ी आ रही है उसको वो चाहिए। तो उसका लाइफस्टाइल जो है वो आपके प्रोडक्ट से मैच नहीं हो रहा। तो यू कांट प्रिडिक्ट कि वो पर्सन, वो कस्टमर आपके पास कितना टाइम तक रुकेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट या फिर स्पेसिफिक एनवायरमेंट। नेक्स्ट आता है सप्लायर। ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ऑर्गेनाइजेशन नीड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, रॉ मटेरियल, गुड्स एंड सर्विसेज टू कंडक्ट देयर ऑपरेशंस। देयरफॉर अब वो पर्सन परचेजर, अब आप परचेज कर रहे हो रिसोर्सेज, वो सप्लायर आपको कैसा माल दे रहा है, कितने टाइम तक देगा, किस प्राइस पे दे रहा है, वो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा, वो आप पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स क्या है, कॉम्पिटिटर रेफर्स टू दोज ऑर्गेनाइजेशन, competitor refers to those organization that either offer or have potential। मतलब या तो वो आपके जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिर उनके अंदर पोटेंशियल है कि आपके वो राइवल बन सके, है ना। इट मीन्स दैट नॉट ओनली एग्जिस्टिंग राइवलरी थ्रेट टू ऑर्गेनाइजेशन बट पोटेंशियल। जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटर से वही है जो आज आपका वाला माल एग्जैक्ट बेच रहे हैं, बट पोटेंशियल राइवल्स भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई पर्सन आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को जज कर रहा हो और आपके खिलाफ मार्केट में उतरने की कोशिश कर रहा हो, तो वो अभी एग्जिस्टिंग तो आपका कंपटीटर नहीं है, पर वो क्या हो गया, पोटेंशियल कंपटीटर होगा। तो वो भी हमारे लिए स्पेसिफिक एनवायरमेंट हो गया। मतलब यहाँ पे आपको क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, कंपटीटर का मतलब डज नॉट मीन ओनली एग्जिस्टिंग कंपटीटर, इट मीन्स पोटेंशियल कंपटीटर ऑल्सो। नेक्स्ट आता है हमारे पास बिजनेस एसोसिएट्स। बिजनेस एसोसिएट्स क्या क्या होंगे, it is easier to borrow the capital from the business associate during the period of emergency। obvious सी बात है, आप जिन लोगों से जुड़े हुए हो उनसे इमरजेंसी में पैसा लेना इजी है, तो वो भी डायरेक्ट आपका होगी। एक टॉपिक में और आपको करवा देती हूँ, ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया एनवायरमेंट वाला। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ द टर्बुलेंट एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आपका कैसे हिल सकता है, क्या क्या फैक्टर्स की वजह से एनवायरमेंट आपका डावाडोल हो सकता है, हिल सकता है। नंबर 1 इज इंक्रीज्ड कंपटीशन। ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया तो आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा, आपके ऊपर इंपैक्ट आएगा, तो आपका जो एनवायरमेंट है वो हिलेगा, क्योंकि जो आप स्टेबिलिटी से काम कर रहे थे वो आपकी हिल जाएगी। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, है ना। आपको सस्ता पड़ता था सर्विस टैक्स में बेचना, गवर्नमेंट ने ले आया जीएसटी, 28% जीएसटी लग गया आपके प्रोडक्ट पे, भाई पॉलिटिकल की वजह से अनसर्टेनिटी आ गई। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से मेरा जो एनवायरमेंट है वो क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज करी जा रही है आपकी, तो आपका एनवायरमेंट भी उससे हिलेगा। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंज इन द फैशन टेस्ट ऑफ द कस्टमर, सोशल चेंजेस, ये अल्टीमेटली उन्हीं से बने हैं। जो जनरल एनवायरमेंट है वो अगर कहीं ना कहीं हिल जाते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो एनवायरमेंट है, जो स्मूथ एनवायरमेंट चल रहा है वो टर्बुलेंट हो जाएगा। वो आपका स्मूथ एनवायरमेंट क्या है, टर्बुलेंट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ आज का टॉपिक। एंड यस, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते रहिए, शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड कमेंट बिलो। एंड यस, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि प्लीज शॉर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। शॉर्ट्स में पार्टिसिपेट करोगे, आगे आगे आपको ऐसी चीज मिलेगी जो डायरेक्ट आपको प्रीलिम्स में भी दिखेंगी। देखना, ऐसे ऐसे शॉर्ट्स आने वाले हैं आगे। तो
आपकी मिस्टेक सुधरेंगी, प्रिपेयर कर पाओगे अच्छे से। सो डू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग, कमेंट करोगे तो आपको लर्न रहेंगी चीजें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड, कीप स्टडिंग।